नमस्कार मनमोहन जी, जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो द पहाड़ी एग्रीकल्चर के पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में। बेसिकली आप ओखलकांडा ब्लॉक नैनीताल से हैं और आपके आपका जैसे पीछे सुंदर नज़ारा भी दिख रहा है। बहुत ही सुंदर कहीं न कहीं पहाड़ों में आजकल का जो मौसम है, जो वातावरण है, बहुत हरियाली वगैरह सारा चीज़ें रहती है। तो जैसे कि हम लोग आज आपसे पूरी चर्चा करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपने कहाँ से शुरू किया अपनी जर्नी को। तो बेसिकली मैं आपके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए आप बताएँ तो अच्छा रहेगा, मनमोहन जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बहन जी। आपके सभी द पहाड़ी एग्रीकल्चर के सभी श्रोताओं का और जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का। मेरा जो असल में जो मेरा काम मैंने जो शुरू किया, वो 2017 के आसपास से शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले तो यही था कि कुछ नौकरी करनी है, अभी इंटर हो गया है, तो इसके बाद कुछ नौकरी करनी है, सरकारी भर्ती पे जाना है। तो फिर जी, धीरे-धीरे क्या हुआ, फिर जब मैं आर्मी की भर्ती में गया तो उधर मैं मेडिकल अनफिट रहा, तो फिर उसके बाद मैंने उसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद मैं फिर किसी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू के लिए हरिद्वार गया था। तो फिर बिल्कुल। वहाँ का जो माहौल था, रहन-सहन था, शोरगुल था, दिन भर का प्रदूषण वाला था, ना खाना-पीना ढंग का, तो वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो कुछ गाँव में जाकर ही कुछ किया जाए या फिर कुछ ऐसा बेहतर कुछ करें। तो आपके मन में कैसे आया कि हम लोगों को वापिस जाना चाहिए, मुझे वापिस जाना चाहिए और ये अपना काम शुरू करना चाहिए? बेसिकली कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली या किसी को देखा या कहीं से सीख मिली? असल में क्या हुआ कि जब मेरा असल में नौकरी तो मतलब केवल आर्मी, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था यही था, नौकरी मतलब आर्मी और कोई नौकरी नहीं। तो उसमें क्या था कि जब मैं पहली बार मतलब पहले ऐसे शहरों बड़े शहरों की तरफ जाना ऐसा होता नहीं था, तो क्योंकि 2015 में ही इंटर हुआ था, 16 में आर्मी की भर्ती थी। तो फिर जी, 17 में के मार्च के महीने में मैं गया था इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि जिस तरीके का प्रदूषण है, रहन-सहन है, खान-पान है और दिन भर का शोरगुल है। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो अपना पहाड़ है, साला पैसा कम है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ करें कि धीरे-धीरे जो कृषि का जो क्षेत्र है, जैसे धीरे-धीरे पलायन काफ़ी हो रहा था और साथ में बिल्कुल। कृषि के कुछ ऐसे आयाम थे जो परंपरागत तौर से चले आ रहे थे, तो कुछ नया कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ नया करें इसमें कि जिससे ऐसा हो कि एक आने वाले समय पे कुछ देखने को मिले यार, कुछ अच्छा हो रहा है या फिर इससे लोगों को देखने के बाद या लोग उसको देख के ऐसा कुछ करें कि यार इधर ही रुक के कुछ ना कुछ किया जाए। तो फिर हमने वहाँ से शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले मेरा जो प्रशिक्षण था वो था मशरूम पे। वो भी एक दिन ऐसे ही मैं टीवी पे देख रहा था, दूरदर्शन पे खासकर चलते थे ऐसे प्रोग्राम। जी, जी, जी। तो तो मैंने पहली ट्रेनिंग जो ली मशरूम की ली थी। तो मशरूम की ट्रेनिंग से मैंने शुरुआत की और उसके बाद मैंने मौन पालन पे ट्रेनिंग ली। तो फिर लगभग-लगभग 2017 के मध्य से मैंने इस क्षेत्र में धीरे-धीरे काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सुंदर। तो मशरूम में आप किस-किस तरह की मशरूम उगाते हैं बेसिकली? मशरूम में हम शुरुआती तौर पे हमने जो मशरूम उगाई थी, वो उगाई थी बटन मशरूम। तो फिर उसपे बात क्या था कि जैसे जाड़ों का सीज़न था उसी साल में, तो हमने बटन मशरूम करी। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा मार्च-अप्रैल के आसपास में, तो फिर हमने ऑयस्टर जिसे ढींगरी मशरूम बोलते हैं हिंदी में, तो हमने जी। उसका भी किया। तो मैंने दोनों मशरूमें की हैं, तो कुछ हमने कलर वाली भी करी उसके बाद। तो इस तरीके से उसपे अलग-अलग टाइम पर भी हमने बहुत सारी उसपे काम किया मशरूम में। बहुत सुंदर। तो आपने मौन पालन पे भी काम किया है, तो जी। अभी आप मतलब कौन-सी मधुमक्खी पे काम कर रहे हैं? हमारी इंडिका पे या मेलिफेरा पे? अभी हम काम कर रहे हैं इंडिका पे। असल में जो हमारा पहाड़ी परिवेश है वो ठंडा है और इधर की जलवायु इंडिका के लिए उपयुक्त है। वहीं हम मेलिफेरा पे भी हमने ट्रायल किया है कि क्यों ना इसको भी कुछ ऐसा ट्रायल किया जाए कि ऐसा अगर ये भी सक्सेस हो जाए तो पहाड़ में इस तरीके से। लेकिन मेलिफेरा पे हमने देखा कि मेलिफेरा इधर पहाड़ों में सक्सेस नहीं है, क्योंकि एक तो इधर ठंडा है, दूसरा फिर वो अंगलार विस्नार जो लगते हैं, जो बड़े कीट होते हैं, तो वो काफ़ी नुकसान उसको करते हैं और इस तरीके से यहाँ का जो ठंडे की वजह से बहुत ज़्यादा मरती हैं। और उसमें हमने देखा है कि इंडिका के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ के परिवेश के हिसाब से और अपने शत्रुओं के साथ लड़ने में वो थोड़ा असमर्थ है मेलिफेरा। तो वही जी। इंडिका जो है वो लगभग-लगभग अगर ऐसे कुछ माहौल हो तो वो अपना बचाव कर लेती है और बाकी जो ठंडा है तो ठंडे में भी इंडिका काम करने को निकल जाती है।
अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी। कहीं न कहीं सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा कि मेलिफेरा और इंडिका में कौन-सी अच्छी रहेगी हमारी पहाड़ों के लिए। तो जी। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास अभी आपने कितने बक्से रखे हुए हैं या आप जो परंपरागत हमारे तरीके हैं ढाड़े वाला जो सिस्टम है, उस पे भी जी। करते हैं या दूसरे तरीके से अब अभी आधुनिक तरीका जो है, जैसे बॉक्स बना के? असल में क्या था, पहले जब पुराने के जो घर थे उन पे तो वो जाले पे रहते थे। इधर असल में जो ढाड़े वाला वो रहता था वो पिथौरागढ़ और इस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलन में है। और अभी बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ वो दीवारों पर ही जो जाले रहते थे परंपरागत पुराने, तो वैसे रहते थे। फिर उसके बाद क्या, जब घर कुछ नया बना वो हुआ तो वो सारी चीजें खत्म हो गई उसके साथ साथ ही। जी, जी, तो जी। फिर उसके बाद तौर पर हमने 2 बॉक्स से ही स्टार्ट किया। लगभग ऐसे ही 2 बॉक्स 3 बॉक्स ऐसे करके ही रहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि ढाड़े वाला जो प्रचलन था वो लगभग पिथौरागढ़ और ऐसे कुछ हिमालयी क्षेत्र के आसपास में ज्यादा जंगलों में इस तरीके से किया करते हैं लोग। और जी, तो जी। यहाँ जैसे हमारा वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, जैसे पुराने घरों का रिनोवेट होने के बाद, तो वो जो जाले वाला सिस्टम था वो लगभग लगभग चला गया। तो उसके बाद जी, फिर हम बॉक्स में शिफ्ट हो गए। और फिर साथ में क्या, फिर होता क्या है कि जब हम जालों से शहद निकालते हैं और फिर बॉक्स से निकालते हैं, उसमें क्या होता है, जो ऐसे लोग के छत्ते पूरे काट देते हैं और उसी को निचोड़ देते हैं। उसमें जी, कहीं जी। ना कहीं शहद में अशुद्धता आ जाती है, जिसमें उसके चाहे अंडे हों, बच्चे हों, लार्वा प्यूपा, इस तरीके से कुछ चीजें या उसकी मोम हो वो गिर जाती है शहद में, तो जिससे शहद जल्दी खराब होने का चांस भी रहता है और इतना साफ सुथरा नहीं मिलता है। तो हम उसपे फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, जो शहद का 2 भाग रहता है डब्बे का, जो मधुवंश का, तो उसमें एक मधुखंड और शिशुखंड रहता है। हम क्या, शिशुखंड से हम कोई शहद नहीं निकालते हैं। हम निकालते हैं केवल मधुखंड से। उसमें क्या रहता है, कोई अंडा बच्चा कुछ नहीं मिलता है, उसमें केवल शुद्ध शहद मिलता है। जो शहद बिल्कुल। निकालने का सबसे अच्छा तरीका है वो है सील्ड शहद जो होता है, जिसमें मधुमक्खी शहद बना के सत्ते को पूरा बंद कर देती है। तो हम उसी शहद को निकालते हैं, तो वो काफी अच्छा रहता है और लंबा टिकाऊ भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी और शुद्धता के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। जी, बहुत सुंदर और कहीं न कहीं मतलब आप लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को बताया कि भाई जो सील्ड पैक रहता है शायद, वही सबसे जी। बेस्ट रहता है और शिशु बिल्कुल। खंड को और जो आपका बेसिकली जहाँ पे शहद रहता है, तो उन दोनों पार्ट को अलग-अलग रहते हैं वो, तो कहीं न कहीं शिशु खंड को ना छेड़ें, तो वो कहीं न कहीं वो क्योंकि आगे आने वाली जो उनकी जनरेशन है, वो तभी बढ़ेंगी, तो जब उसका बिल्कुल। सही रहेगा। तो जी जी बिल्कुल। मधुमक्खी के अलावा आप लोग और क्या-क्या कार्यक्रम कर रहे हैं अपने फार्म पे? इस पे हमने किया है, मछली पालन पे हमने काम किया। शुरुआत पे क्या हुआ, जब काम शुरुआत करी थी तो पानी की बड़ी दिक्कत थी। तो सिंचाई के लिए पानी नहीं था, क्योंकि लगभग लगभग 2000 मीटर की हाइट है समुद्र तल से। तो उसमें होता क्या था, जो भी बारिश हुई उस पर ही निर्भरता रही। और फिर हमने उसको धीरे धीरे डिजाइन किया उस पे कि एक हमारे सबसे पुराना, बहुत पुराना कुआं हुआ करता, जो 50-60 साल पुराना था। तो असल में क्या, मरम्मत नहीं हुई थी उसकी, तो वो पूरा बंद पड़ा था। फिर उसके बाद उसको साफ सफाई करने के बाद उसकी पूरी मरम्मत करके दीवार आदि करके फिर हमने उस पे मोटर फिक्स कर दी, जिससे फिर उससे कुछ पानी निकलना शुरू हो गया। तो फिर अब वो व्यवस्था हो गई पानी की, लेकिन फिर दिक्कत क्या आई कि अब पानी को स्टोर कैसे किया जाए। अब स्टोर करने के लिए बड़े टैंक बनाने हैं, तो उसको बड़ा खर्चीला काम, बड़ा बजट का ऐसा। तो फिर ऐसे ही कुछ इंजीनियर से जो हमारा संपर्क हुआ, तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आई, जैसे कि कच्चे गड्ढे खोदना, उनमें प्लास्टिक बिछा के पानी स्टोर करना। तो शुरुआती तौर पे हमने केवल लगभग लगभग 5 से 6 हजार लीटर क्षमता का एक गड्ढा खोद के उससे शुरुआत कर दी थी। तो उसके जी, बाद धीरे धीरे फिर आई कि अब इतने से स्टोरेज से तो कुछ काम नहीं चलना है। फिर हुआ कि अब कुछ बड़ा किया, जिसमें कि 50 हजार 1 लाख लीटर पानी आ जाए, इस तरीके से। फिर हमने कुछ मनरेगा से, कुछ मछली विभाग से मदद ली, तो जी। जिसमें कच्चे तालाब को खोदने के लिए कहीं से प्लास्टिक बिछाने के लिए मदद ली। तो इस तरीके से हमने लगभग लगभग 1 लाख 1.5 लाख क्षमता का हमने एक तालाब खुदाई कर दी। लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया, तो हमको लगा कि अब इसमें इतना पानी भी स्टोर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इतना पानी भी नहीं है कि हम इसको पूरा भर दें। जी, फिर हमने जी। उसको आधा कर दिया, हमने उसको आधा प्लास्टिक पे रखा और आधा हमने कच्चा छोड़ दिया शुरुआती में। फिर होता क्या था उससे कि जब वो ओवरफ्लो हो जाता था, पूरा भर जाता था, बारिश का पानी भर जाता था और कुछ मोटर से जो पानी जाता था वो भर जाता था, तो उससे जो पानी ओवरफ्लो
क्योंकि जो जाता था उससे होता था, जो कच्चे तालाब से गया था वो रिचार्ज कर लेता था मोटर, वो जमीन को भी रिचार्ज करता था, साथ में जो पानी का जो हमारा मेन स्रोत कुआं था तो उसे भी रिचार्ज करता था। तो फिर बहुत धीरे सुंदर। धीरे हमें फिर कृषि विभाग का भी सहयोग मिला, तो वहां से हमको प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत एक लगभग लगभग 70,000 लीटर क्षमता के टैंक का, आरसीसी टैंक का निर्माण कराया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तो इसी उस कड़ी में उसमें हमने क्या किया, फिर अब पानी तो स्टोर था क्योंकि रोज तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़नी है, पानी रहता था उसपे। तो हमने उसपे फिर मछली का जो बीज है वो हमने डाल दिया, वो मछली विभाग के सहयोग से बीज प्राप्त हुआ, तो हमने बीज उसपे छोड़ दिया। तो उसका एक कारण ये रहा कि साथ में पानी के साथ साथ, क्योंकि पानी खाली पड़ा रहना तो उसमें मछली डाल देनी थी, तो साल 1.5 साल में जैसे भी है अपना, क्योंकि पहाड़ी परिवेश होने से यहाँ का जो वातावरण है काफी ठंडा, और पानी का जो टेम्परेचर वो 20 डिग्री से नीचे रहना, ये जी, मछली जी, जी। पालन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसने प्रभाव डाला, क्योंकि यहाँ ग्रोथ बहुत कम है मछली में। पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं तो हर जगह वही सिचुएशन है कि आदमी साल भर में 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम से ज्यादा मछली नहीं बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर अब ये था कि चलो कुछ ना कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल में जैसे भी है, ये मेरा जो मानना है कि जैसे बाजार से अगर मछली लेके खाते हैं तो कहीं ना कहीं जेब में फंस जा रहा है, वही हमने अगर अपने ही तालाबों में डाल दिया तो क्या है, हमारा अपना पैसा बच जाता है उसमें, और वो सेहत के लिए भी काफी अच्छी रहती बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो देखा जाए तो आपने जो चीज़ों को अभी मछली पालन से संबंधित जो आपका कार्य रहा है, उसमें है। जी प्रैक्टिकली आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना है। कहीं न कहीं आपने जो बता रहे हैं कि पानी का टेम्परेचर है, ग्रोथ बहुत स्लो है, तो जी वो सारी चीज़ें रहती हैं। पर वो कहीं न कहीं जो मछली हमारे अपने तालाबों में हम लोग मतलब वो उत्पादित होती है, तो उसका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उसका पोषण और वो सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। बाज़ार की मछलियाँ तो क्या उसमें केमिकल और वो प्रिजर्वेटिव वो डाल के वो कहीं न कहीं से बाहर से आ रही हैं, बर्फ़ की सिल्लियों के साथ, तो वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी नहीं है और सबसे ज़्यादा मछली में हमें अभी कुछ हमारे जानने में वैज्ञानिक हैं, तो उनसे बात भी कर रहा था, तो मछलियों में सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है उनको कि वो सड़े बिल्कुल ना, गले ना और बहुत वो बाहर से कहीं समुद्र से आ रही हैं, किसी झील से आ रही हैं, किसी तालाब से आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और वो भी केमिकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहीं न जी कहीं आप बिल्कुल लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ों में मछली उत्पादन कर रहे हैं और लोगों को अच्छा मतलब उसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री और बिल्कुल केमिकल फ्री मछलियाँ खिला रहे हैं। इसके जी अलावा कुछ और मैं आपके देख रहा था फ़ोटोग्राफ्स और वो सारी चीज़ें, कुछ स्ट्रॉबेरी में भी आपने काम किया था और जी बहुत सारी इंटीग्रेटेड चीज़ों में भी काम किया है आपने, तो उसके बारे में बताएँगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे स्ट्रॉबेरी की बात करी तो उसकी शुरुआत असल में ऐसे हुई कि हमने पॉली हाउस का निर्माण कराया था लगभग एक नाली क्षेत्र में। अब जी, हुआ जी, क्या, वो जिस टाइम पे पॉली हाउस लगा लगभग दिसंबर का महीना था, तो अब ये था कि उस समय ऐसी क्या फसल लगाएं उसमें कि उससे कुछ उस समय के सीजन के हिसाब से कुछ निकल आए। तो जी, जी, उस समय कोई सीजन नहीं बन पा रहा ऐसी किसी चीज का कि कुछ ऐसा लगा दें या जिससे कुछ अच्छा प्रोडक्शन उससे आ जाए। फिर ऐसे ऐसे वो दिमाग में खुरापाती चली, तो स्ट्रॉबेरी का ख्याल आया, तो हमने संपर्क किया कुछ हिमाचल से, कई किसानों से, तो वहां से हमने हिमाचल से पौधे मंगाए सिरमौर से। जी, तो जी, जी, ये पहला ट्रायल था, ये पहाड़ पे लगभग हमारे क्षेत्र में ये कहीं नहीं हुआ था ऐसा। तो बहुत कुछ सुंदर, बहुत सुंदर। का था, लेकिन जोलीकोट का इतना आइडिया नहीं था, इतना बहुत ज्यादा अच्छा उधर का नहीं था, तो हमने उधर हिमाचल से पौधे मंगाए, लगाए, तो पहला ट्रायल था। फिर हमने उसको पूरा ड्रिप और मल्चिंग के साथ हमने किया, यानी कि जो पलवार के साथ, ताकि उसमें जो गुड़ाई उड़ाई नहीं करनी पड़े बार बार, और पानी बहुत कम था तो इसलिए हमने ड्रिप का इस्तेमाल किया, जिससे कि सिंचाई में भी हमारा कम से कम पानी लगे। तो हमने बिल्कुल, शुरुआत स्ट्रॉबेरी करी, स्ट्रॉबेरी काफी अच्छी रही हमारी। तो उस पे पहला ट्रायल था, तो पहली बार में ही लगभग लगभग 6 महीने के आसपास में हमने 25,000 के आसपास रिटर्न कर दिया था स्ट्रॉबेरी से, तो बहुत केवल ही एक सुंदर, नाली बहुत सुंदर, क्षेत्र बहुत से सुंदर। इस तरीके। तो वो काफी अच्छा रहा और डिमांडिंग भी रहा, और मेरे जो कस्टमर थे उसके, क्योंकि ऑर्गेनिक था और जिसको भी मैंने फ्रेश देता था, तो उससे होता क्या कि पहले से डिमांड बुकिंग रहती थी उसकी, तो लोग इंतजार करते थे हफ्ता 10 दिन। तो पंतनगर के कुछ वैज्ञानिक है वहां भी जाती थी, इधर केवीके के वैज्ञानिक है वहां भी जाती थी, तो कई जगह डिमांडिंग पे रहती थी, और वो मेरा बीच में कोई मीडिएटर नहीं था उसमें, डायरेक्ट कस्टमर, उपभोक्ता से उत्पादक से उपभोक्ता तक का पूरा चेन था।
बहुत सुंदर। तो अनुमानित कितना मतलब रुपए उसका पर केजी रेट रहता था? मैंने जो उस समय दिया था, लॉकडाउन का समय भी उसी के बाद शुरू हुआ था, 1 साल के बाद ही, तो उस समय था 250 रुपये पर किलो। 250, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रेट किया है। जी। और वो ऑर्गेनिक था बेसिकली, तो लोगों को पसंद आया होगा और वो सारी चीजें। असल में हम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं मार्केट में जब स्ट्रॉबेरी मिलती है, वो क्या होती है, पूरी पकने से पहले तोड़ के मार्केट आ जाती है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन है प्लस बेचने का समय है, उस हिसाब से वो करके जब वो उसमें हल्का लालपन आ जाता है, लगभग 50%, तो वो मार्केट के लिए तोड़ दी जाती है। तब उसमें होता क्या है, वैसी मिठास और वो सारी चीजें नहीं रहती। हमारा क्या कर रहता था, जब पूरा फल पक के तैयार हो जाता, पूरा लाल हो गया, तो हम उसके बाद हमने सुबह तोड़ा, सुबह ही तोड़ने के बाद तुरंत हमने काट के भेज दिया उसको, तो वो लगभग लगभग 3 से 4 घंटे में उपभोक्ता तक पहुंच जाता था। उससे क्या होता था, उसका टेस्ट और वो सारी चीजें मेंटेन हो जाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सही, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो आप लोगों ने उसको देखा। तभी वो कहीं न कहीं वो फ्रेश क्वालिटी वो कस्टमर तक गई। जी। तो इसके अलावा मनमोहन जी और क्या-क्या आप अपने फार्म पे कर रहे हैं अभी? उसी पे हमने क्या हुआ, फिर हमने जैसे स्ट्रॉबेरी किया, तो स्ट्रॉबेरी क्या था, जमीन की सतह में लगभग लगभग कोई 6 इंच 8 इंच तक की पौधे की हाइट रहती है। अब ये था कि जो बेसिक ही जो पॉली हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि हाइट का इस्तेमाल करना। जी, जी, जी। पॉली हाउस अंदर की हाइट है, उसका इस्तेमाल करना, खासकर टमाटर के लिए उपयोग किया जाता है। टमाटर या शिमला मिर्च, इस तरीके की चीजों के लिए। तो हमने क्या किया, बीच में इंटर जैसे 2 लाइनें स्ट्रॉबेरी है, उसके बीच में हमने टमाटर की इंटरक्रॉपिंग कर दी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी नीचे हुई तो टमाटर ऊपर भेज दिया, तो नीचे स्ट्रॉबेरी लगी, ऊपर टमाटर हमने लिया उसके साथ। तो और हमने उसी के साथ कुछ कलर शिमला मिर्ची भी पॉली हाउस के अंदर ली। मतलब इस तरीके से कुछ राजमा पे हमने उसके अंदर काम किया, तो इस तरीके से कई सारी चीजें, गतिविधियां उसके साथ करते रहे। तो उससे होता क्या था, एक एक चीज के साथ दूसरी चीज भी हो जाती थी, नीचे की सतह की चीज अलग नीचे नहीं मिल गई, ऊपर की सतह की चीज ऊपर निकल गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहीं न कहीं जी। वैज्ञानिक तरीका जो बोलते हैं, आधुनिक जी। तरीका, उसको आपने जी। अपनाया है और पूरे पॉली हाउस के स्पेस का यूज़ किया है। नीचे जी बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी, ऊपर जो हवा में या ऊपर जो हम हाइट बोलते हैं, उसमें टमाटर वगैरह। तो कहीं न कहीं जी। पूरा उसका फ़ायदा मिला है और उससे कहीं न कहीं आपको आगे अच्छा उसका फ़ायदा वो मिला होगा, इनपुट भी जी आउटपुट मिला होगा। तो बिल्कुल। बेसिकली ये तो अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। इसके जी। अलावा अगर आप कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं, तो वो भी बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके साथ ही हमारा सब्जी पे काम होता है, फलों पे काम होता है, पशुपालन पे, मुर्गी पालन, ये सारी चीजें गतिविधियां हमने, असल में मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट था कि जो मैंने अनुभव किया अपने सारे इस क्रिया के लाभों में, तो उसमें क्या था, जो पहाड़ के लिए जो मुख्य बात है देखी जाए, तो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल, किसी एक खेती पर यहाँ निर्भर ही नहीं रह सकते। क्योंकि एक तो हमारे पास जगह कम है, दूसरी विषम परिस्थितियां है, पानी की सुविधा नहीं है सिंचाई के लिए, ऐसे खेत एक जगह नहीं है, तो कई सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं हमने सब्जी ले ली, कहीं हमने फल लगा लिए, कहीं हमने पशुपालन के लिए चारा हो गया, कहीं दाल ले ली, कहीं मसाले ले लिए, कहीं अनाज ले लिए। तो इस तरीके की गतिविधियां लगातार चलती रही, तो उससे होता क्या है कि किसी चीज का अगर रेट डाउन हो गया या फिर कोई चीज खराब हो गई, कभी कभी क्या होता है, कई सारे फसलों में भी कई सारे वायरस आ गए, या ऐसा हो कहीं दाना नहीं बना, कहीं फल अच्छा नहीं बना, या फिर कहीं सड़ गया, कभी बरसात के सीजन में खासकर गोभी में इस तरह की दिक्कत आती, गोभी पूरी खराब हो जाती है, मटर पे कभी दिक्कत आ जाती। तो होता क्या है उससे कि एक दूसरी चीज से होने से वो जो बीच का जो लॉस है वो कवर हो जाता है। तो इसी उसमें हम सब्जियों में आलू हम करते हैं, टमाटर हमने किया, और गोभी हमने की, राजमा हमने की, शिमला मिर्च हमने की, मटर हमने किया, मशरूम हमने किया। तो इस तरीके से एक मार्केट में बहुत समय समय पर कुछ ना कुछ जाता रहता है, उससे ये नहीं रहता कि आप इस बार चले गया, जैसे फलों का सीजन आया, आड़ू चले गया, तो उसके बाद अब कोई है ही नहीं, तो फिर 1 साल का इंतजार करना है। तो ये चीजें नहीं होती हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत। तो हम फलों में आड़ू करते हैं, प्लम करते हैं, अब कुछ कीवी पे और सेब पे ट्रायल चल रहा है, माल्टा होता है, नींबू होता है। इस तरीके से साथ साथ में हम फूड प्रोसेसिंग का भी इसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिससे कि जिस समय हमारे रेट नहीं मिले, कि नींबू सस्ता हो गया, 8 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, तो जी, जी, वो जी। अपनी तुड़ाई है, साल भर की मेहनत है, उसके बाद रोड का ढुलान है, रोड से फिर हल्द्वानी मंडी तक का ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद वहाँ जो
क्योंकि उसकी आड़ती जो कटती है, मंडी का जो कमीशन रहता है वो कटना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है उस हिसाब से। तो उसके लिए हम क्या फूड प्रोसेसिंग का सहारा लेते हैं, जैसे उसका नींबू का स्क्वैश बना लिया, माल्टे का स्क्वैश बना लिया, फिर आसपास में बुरांस हो रहा है तो बुरांस का स्क्वैश बना लिया, इस तरीके से चीजें। तो उससे क्या होता है, वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और कहीं न कहीं कहीं न आपने एक कहीं आपने मैसेज एक दिया मैसेज दिया। कि हमारे पहाड़ों में बेसिकली जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है, जी। एकीकृत कृषि प्रणाली, वो कहीं न कहीं सक्सेस है। और मैंने आज तक जितने भी कृषकों से बात की है अपने कार्यक्रम में, या पहले भी हम लोगों ने इस फील्ड में जब काम किया है, तो कहीं न कहीं ये देखा गया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल ही सक्सेस है। इसको हमारे किसान भी बोल रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि साल भर में जो किसान को इनकम चाहिए, वो उसको हर महीने या 2 महीने में या 3 महीने में उसको कहीं न कहीं इनकम मिलनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि जैसे आड़ू वाला सीज़न है, तो एक बार ही वो आएगा, उसको बेचो, फिर बैठ जाओ। तो कहीं न कहीं जो जी। आपके इंटीग्रेटेड जो और चीज़ें हैं, जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, या आपका मशरूम है, स्ट्रॉबेरी है, पॉली हाउस में आपकी वेजिटेबल्स हैं, आप वेजिटेबल्स बाहर भी करते हैं। तो ये सारी कैश क्रॉप और सारी इंटीग्रेटेड मॉडल को मिला के जो बनता है, तो उसको कहीं न कहीं साल भर किसान की इनकम निकलती रहे, तो उसको भी लगेगा कि भाई आज इस मुर्गी पालन से पैसा निकला, तो आज इसमें से कुछ पैसा बचा के दूसरे काम में लगा सकते हो, या इसको बढ़ाने की सोचना है, या कहीं पे कोई प्लांटेशन करना है, तो उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं। तो कहीं न कहीं यही मॉडल सक्सेस है। और आज आपने मतलब हमारे फार्मर इसको बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ और अपने सारे कार्यक्रमों में बोलता हूँ कि भाई फार्मर से ज़्यादा मतलब हम लोग बेसिकली जब अगर बोलें कि हम लोग किसानों को एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को सिखाने की कोशिश करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फार्मर क्योंकि उन चुनौतियों को खुद समझता है, उन्होंने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपने फील्ड पे किया है, तो फार्मर एक अच्छा ट्रेनर भी है, फार्मर एक वैज्ञानिक भी है, फार्मर एक कृषि विशेषज्ञ भी है। और ये मतलब कहीं न कहीं इसमें जो प्रैक्टिकल उन लोगों ने किया है, उसके बाद ही वो चीज़ें निकल के आती हैं, उसको हम लोग मानते भी हैं। तो अभी मनमोहन जी, हम लोगों ने आपके बारे में पूरा आपका मॉडल फार्म का मॉडल के बारे में जाना। तो आपका ये पूरा जो फार्म है, वो कितने नाली में है? बेसिकली हम लोग जब बोलते हैं उत्तराखंड में जो हमारा भूमि का वो है, तो कितने नाली में है लगभग होगा ये? ये लगभग लगभग हम बात करें, लगभग लगभग 1 एकड़ यानी कि 20 नाली के आसपास का लगभग एरिया होगा जिसपे काम हम कर रहे थे। जी, तो जी, जी। इसमें मैं ये जैसे हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज को डिजाइन करने की जरूरत है। जैसे कोई भी इंजीनियर है, वो जब किसी भवन का निर्माण होता है, वो कहाँ तक उसकी हाइट जाएगी, अगर वो बहुत बड़ी मंजिल उसको बनाना है, तो उसकी बुनियाद कैसे डिजाइन करनी है, वो सारी चीजें करना पड़ता है। वही सारी चीजें यहाँ भी जरूरत है। असल में आज हम देखते हैं कि लोगों की मानसिकता ये रहती है कि जो अनपढ़ आदमी है, जो किसी काम का नहीं है, वो खेती करेगा। असल में हाँ, ये धारणा अब बदल सही चुकी बात है। है। असल में हुँ, पढ़े लिखे लोगों को इस क्षेत्र में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा एक अपना एक मानना है, मैंने जो अनुभव किया है, जैसे अगर हम बाकी चीजों पे ना करें, अभी जैसे हम देखते हैं पहाड़ों में लोग कम हो गए हैं, करने वाले कम हो गए हैं, तो उस पे हम एक जैसे फ्रूट के बारे में हमने बात करी। हमने कहा कि इसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हमारा क्या होता है, हम आड़ू का जो फल निकलता है वो लगभग मार्च अप्रैल मई पे पहले फल की तुड़ाई हो जाती है। तो जी। अप्रैल मई में हमारा आड़ू निकलता है, उसके बाद हमारा प्लम निकलता है, फिर उसके बाद हमारा सेब निकलता है, नाशपाती निकलता है, उसके बाद हमारा निकलता है अखरोट निकलता है सितंबर के महीने, और उसके जी। बाद हमारा निकलता है कीवी निकलता है, और फिर उसके बाद हमारा माल्टा नींबू, इस वर्ग की चीजें। तो इसको भी लगभग जैसे अगर हॉर्टिकल्चर की भी बात किया जाए, तो इसको भी इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है जिसमें कि, क्योंकि हर किसी के काम का टाइम पीरियड अलग अलग है। आड़ू के लिए अलग सीजन, अगर उसके खाद देना उसका अलग टाइम है, आड़ू और इसका प्लम का, सेब का अपना अलग टाइम है उसके लिए, क्योंकि बीच में टाइम मिल जाता है। क्योंकि हमारा अगर मई पे हमारे आड़ू की तुड़ाई हुई है, हमारी जून में प्लम की तुड़ाई होगी, और जुलाई अगस्त में हमारी सेब की तुड़ाई होगी, और इसी टाइम पे लगभग नाशपाती की। तो इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए अगर हॉर्टिकल्चर को भी, तो उससे काम करने का समय और जो मार्केट में अलग अलग समय पे कुछ ना कुछ जाना, और अलग अलग, तो हर किसी की वैल्यू अलग है वहाँ, और जिस प्रोडक्शन के हिसाब बिल्कुल। से और cost के हिसाब से, दोनों का प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो कुछ ना कुछ उस सीजन के हिसाब से समय समय पर लगभग 6 महीना तक मिलता रहेगा।
इस तरीके से कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करना है। वहीं अगर क्वालिटी पे बात करते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं क्या है कड़कनाथ, जो कि देखते हैं। जी, तो जी। उसमें कड़कनाथ क्या है, एक स्पेशल ब्रीड है। अगर उसको बहुत बड़े स्केल पे ना भी करा जाए, कुछ छोटे स्केल पर करें तो उसका रेट ज़्यादा है। तो कुछ छोटे स्तर में उसकी किसी को जो शौकीन लोग होते हैं तो उसको वो ले ले, और बाकी कुछ हम RIR की बात करते हैं, जो मुर्गी रहती है वो अंडे के लिए अच्छी है, क्योंकि उसका देसी मुर्गी है, उसका प्रोडक्शन अच्छा है, और देसी मुर्गी के अंडों का रेट अधिक है। तो उस हिसाब से हम उसको पोल्ट्री को भी डिजाइन कर सकते हैं, गोट्री को भी डिजाइन कर सकते हैं, और साथ में पशुपालन में ठीक है हम जो अपना मैंने अनुभव किया है कि अगर पहाड़ी परिवेश और गांव के जो परिवेश है, वो मिल के काम ना करें, लगभग लगभग एक ही मॉडल को अपना सब लोग अगर काम करें तो इससे होता क्या कि सबसे पहले हमारे अपने परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती है। परिवार की जरूरतें पूरी हुई तो उसके बाद जो प्रोडक्शन हमारे पास बचा, जब अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 10 लोग के पास कुछ ना कुछ बचा होगा बिल्कुल। जरूरत। तो माना हम एग्जांपल धनिया का ले लें, अगर जी, हमने जी, जी। धनिया उगाया, हमने अपने परिवार के लिए लिया, उसके बाद किसी के पास 10 परिवार में किसी के पास 2 किलो बचा, किसी के पास 5 बचा, किसी के पास 1 बचा, तो एक लगभग बचाने के बाद लगभग हमारा 30 जाएगा। तो उसी को हम एक अच्छे से ब्रांड करके मिलके, जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि अकेले अकेले आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से अगर जब हमारे 30 किलो की क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास एक मार्केट भी रहेगा, कस्टमर भी रहेगा, तो डिमांड भी रहेगी। इस तरीके की जो बिल्कुल, चीज़ों को अपनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के समय में। बहुत ही सुंदर मनमोहन जी, आपने बहुत तरीके से सारी चीज़ों को बताया है और कहीं न कहीं हमारे युवाओं को भी संदेश दे दिया है कि भाई हमारे युवाओं को इसमें आना चाहिए। अब ये पुरानी बात नहीं रह गई है कि गो जो गाँव में छूटे हुए लोग हैं, जो गाँव में रह गए हैं, वही हमारी खेती करेंगे या जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं। अब हम जो नए नौजवान हैं, वो भी खेती में जा सकते हैं और मनमोहन जी जैसे इंटीग्रेटेड फार्म को क्योंकि उन्होंने पूरा जो मॉडल बताया है, उसका मैनेजमेंट भी बताया है क्योंकि फार्म का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जैसे अपने सीक्वेंस बताया है, कहीं न कहीं कि भाई हमारी जो बेसिकली हमारे फ्रूट क्रॉप हैं, तो वो फ्रूट क्रॉप में कब-कब प्रोडक्शन निकलता है, उनको कैसे मार्केट ले जाया जाता है। जैसे उन्होंने नींबू का एग्ज़ाम्पल दिया कि मार्केट ले जाते उसका रेट ही खत्म हो जाता है। इतने ज़्यादा चार्जेज़ हैं, इतने ज़्यादा आड़त है, मंडी में अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, वो सारी चीज़ें, ढुलाई अलग है उसकी। तो वो बेसिकली उन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। मुर्गी पालन में कड़कनाथ और IRR का ब उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उसका विश्लेषण करके आपको बताया है। तो कहीं न कहीं जो हमारे फार्मिंग मॉडल है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल, वो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मनमोहन जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये पूरी जर्नी में आपको मतलब कहीं से आप लोगों ने कहाँ-कहाँ से प्रशिक्षण लिया है? क्योंकि जो आप अभी चीज़ें बता रहे हैं, आप मतलब एज़ ए मतलब एक्सपर्ट आपके मतलब क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हैं, परंतु वो ज्ञान आपने कहीं न कहीं से लिया होगा, कहीं न कहीं विज़िट किए होंगे आप लोग, कहीं बहुत सारे फार्म पे भी विज़िट किए होंगे, तब जाके वो सारी चीज़ों को धीरे करके अपने फार्म पे भी लेके आए होंगे कि भाई आज कीवी देखा तो कीवी को धीरे-धीरे अपने फार्म पे लाना, मुर्गी पालन को कहीं देखा, तो वो अपने फार्म पे उसको करना। तो सारी चीज़ें जैसे आप हिमाचल से आपने बताया कि स्ट्रॉबेरी हमने देखी तो उसको अपने फार्म पे किया। तो वो सारी चीज़ें धीरे करके आपके फार्म पे आई हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपने प्रशिक्षण लिया होगा, उसके लिए कहीं न कहीं आप विज़िट पे गए होंगे, तो उसके बारे में बताएँगे तो अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। जैसे प्रशिक्षण की बात आई तो असल में क्या है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है, ये मैंने महसूस करी है। प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बिल्कुल। कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रशिक्षणों के दौरान होता क्या है, जो वैज्ञानिक हैं, जो सलाहकार हैं, वो तो अपनी जानकारी देते ही हैं। कैसे जी, करना है, क्या चीज़ें आएँगी। प्रशिक्षण के दौरान होता क्या है, कई ऐसे लोग होते हैं जो उसमें पहले से कार्य कर रहे होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी जो आते हैं, और तो उनके भी अनुभव साझा होते हैं उसमें। तो उसमें क्या मेनली हम देखते हैं प्रशिक्षण के जो मुख्य केंद्र हम बात करें इधर, जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो पंतनगर यूनिवर्सिटी, तो जी, यहाँ जी। लगभग सारे क्षेत्र कवर होते हैं। जैसे हम सेब और आड़ू इन चीज़ों में, सेब में खासकर यहाँ सेब और कीवी पे नहीं होता है, बाकी लगभग-लगभग सारे लगभग-लगभग 1 साल में लगभग 18 ट्रेनिंग प्रोग्राम पंतनगर में होते हैं समिति में। जी, तो जी, जी। वहाँ साल में 2 बार ये कैलेंडर जारी होता है। साल में एक प्रशिक्षण 2 बार चलता है। तो उसपे बिल्कुल। लगभग-लगभग हर जिले से लगभग 3 से 4 काश्तकार जो बुलाए जाते हैं, वो
ब्लॉक के माध्यम से नामित होके या फिर जिले से नामित होके वहां जाते हैं। तो उस दौरान वहाँ सारी मशरूम की है, मधुमक्खी पालन है, संरक्षित सब्जी उत्पादन है, फसलों ये आपका रबी फसलों पर है, कद्दू वर्गीय फसलों पर फ्लोरिकल्चर है। तो इस तरीके से लगभग लगभग 9 चीजों का ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ चलता है, और साथ में कुछ अलग से भी चलता है। और दूसरा अगर मधुमक्खी पालन पे करें तो पंतनगर तो चलता ही है, ज्योलिकोट में भी चलता है, और खादी ग्रामोद्योग आयोग भी इस ट्रेनिंग को कराता है। और साथ में अगर हम सेब और कीवी पे बात करें तो CITH मुक्तेश्वर है, वहाँ से मिल जाती है। जी, जी, जी। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ से भी लोग लेते हैं। तो इस तरीके से कई चीजें हैं, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग करनी चाहिए, और उसके बाद काम करें तो कई सारी चीजें देखने को मिल जाती बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो कहीं न कहीं हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पन्नागर है, हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। आज है। बिल्कुल। उत्तराखंड में हमारा सबसे पुराना एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, और कहीं न कहीं वहाँ पे किसानों को बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारे प्रगतिशील कृषकों को भी उन्होंने निकाला है। मतलब जी। वहाँ से सीख के लोग आज कहीं न कहीं अपनी खेती-बाड़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और जी। आपने बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन का भी नाम बताया, तो कहीं न कहीं वहाँ से सारी चीज़ें जानने के बाद उसको अपने फार्म पे करना, क्योंकि पन्नगर में हर साल 2 बार मेला होता है, खरीफ और रबी में। तो वहाँ पे बिल्कुल। किसान जाते हैं, सिर्फ़ घूमना ना करें, वहाँ पे जाएँ और कुछ न कुछ, जैसे वहाँ पे आपने बताया कि 18 ट्रेनिंग होती हैं साल में। तो उन 18 में से अगर 2 ट्रेनिंग का भी अगर फ़ायदा ले लें कहीं न कहीं, या वहाँ पे मेलों में इतने अच्छे स्टॉल लगते हैं, लोग वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी करते हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के और उसको अपने फार्म तक कैसे लाना है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोचना है कि भाई एक्शन कैसे लेना है। आप पहले आप घूम जी। लिया, हमने सारी चीज़ें देख ली, मतलब ये बेसिकली सब किसानों के लिए है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं। जी। मतलब सारे विभाग उनको ले लेके जाते हैं भाई, गाड़ियाँ भर-भर के जाते हैं वो लोग वहाँ पे। बस वो घूमना-फिरना हो जाता है, पर उसको कहीं न कहीं अपने फार्म पे लाना ज़रूरी है, वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपने फार्म पे लाना ज़रूरी है। और इसके साथ-साथ मनमोहन जी, विभागीय आपने बहुत सारी परियोजनाओं का बताया है कि आपको सहयोग मिला है मनरेगा से, मत्स्य विभाग से, कृषि विभाग से। तो इसके अलावा भी, मतलब जब कोई प्रगतिशील कृषक अपने ब्लॉक में या अपने जिले में कुछ अच्छा काम करता है, तो बेसिकली उनको सभी लोग एप्रिशिएट करते हैं, विभागीय लोग उनको एप्रिशिएट करते हैं, तो थोड़ा विभागीय रोल भी आप बताएँगे तो अच्छा रहेगा। उन लोगों को भी अगर मतलब कहीं न कहीं वो वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो लगेगा कि भाई हाँ, सच में हमारा सहयोग अगर मिला है तो वो उन्होंने बताया है। जी। इसमें 2 चीज़ें, मैं अभी इस मुद्दे पे भी आता हूँ। असल में मैं 2 चीज़ें छूट गई थी। जैसे पंतनगर किसान मेले में बात आती है, लगभग 4 दिन का मेला होता है। बिल्कुल। असल में हमारी जो मानसिकता रहती है, मेला मतलब बाज़ार। हाँ, हाँ, तो सही हम बात है, सही वहाँ बात है। पे रह जाते हैं। हमने क्या बाज़ार घूमा और आ गए। असल में वहाँ क्या रहता है, वैज्ञानिकों के व्याख्यान होते हैं। कम से कम ऐसे 1 घंटा 2 घंटे के व्याख्यान होते हैं किसी एक विशेष विषय पर। उसके बाद पंतनगर में लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास की कृषक गोष्ठी लगती है, जिसमें कृषक और वैज्ञानिक संवाद होते हैं। बिल्कुल। जिस विषय से संबंधित वैज्ञानिक है, आप सवाल भेजेंगे, उससे संबंधित जो भी वैज्ञानिक होंगे वो उसके जवाब देते हैं। और दूसरा हम जैसे देखते हैं एक चीज, इधर DCFR भीमताल, सिंचल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। जी, जी, तो जी। हम जैसे देखते हैं कुमाऊं में तो ये थोड़ा संभावना कम है, गढ़वाल के क्षेत्र में जैसे जो ग्लेशियरों से जहाँ ठंडा पानी और साफ पानी आता है, तो वहाँ बिल्कुल। के लिए रेनबो ट्राउट जो मछली है, तो उसमें काफी उसके लिए मतलब ट्रेनिंग का काफी अच्छा जरिया है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं उधर, तो सहयोग भी करते हैं, बराबर सहयोग करते हैं। तो वहां से इसका रेनबो ट्राउट पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और वहाँ मतलब काफी सपोर्टिंग है, तो वहां से संपर्क कर सकते हैं DCFR भीमताल में। तो उसमें क्योंकि जो ट्राउट है वो साफ पानी, ठंडे पानी, और उसके लिए ट्राउट की खास बात यह है कि उसके लिए 20 डिग्री से नीचे का पानी चाहिए उत्पादन के। वो 20 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होने में वो मरने लगती है। तो ये चीजें हैं। तो वो क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में रेसवे काफी है, पौड़ी में, टिहरी में, इस साइड में काफी रेसवे हैं, ट्राउट ट्राउट फार्म बहुत बड़े बड़े हैं, ये चीजें। और दूसरा जैसे आपने कहा कि जो जिले स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर क्या कुछ होता है, तो जी, हर जी। साल की योजना के तहत हर साल कृषक पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें ब्लॉक स्तर पर किसान श्री दिया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 10,000 का रहता है। जो भी वहाँ के वो हर क्षेत्र का, जैसे पशुपालन का क्षेत्र रहेगा,
पशुपालन, मछली पालन उसका अलग रहता है, हॉर्टिकल्चर का अलग रहता है। इस तरीके से 2-3 अलग-अलग विभाग उसमें बने हुए हैं। और वहीं जिले स्तर पर किसान भूषण दिया जाता है। वो जिले स्तर पे जो पहले नंबर पे जो किसान आते हैं, वो चाहे बागवानी में, सब्जी उत्पादन में हो, पशुपालन में हो या फसल उत्पादन में हो, तो वहाँ 25,000 की धनराशि मिलती है पुरस्कार के तौर पर। और हर साल पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी जो जिले के प्रगतिशील किसान है, एक किसान को चयन किया जाता है एक जिले से, वहाँ भी प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद बहुत राज्य में भी किसान पुरस्कार दिए जाते हैं। उसमें फर्स्ट प्राइज कुछ 51,000 या 50,000 के आसपास है। तो इस तरीके की चीजें भी रहती हैं जो प्रोत्साहन के लिए। और साथ ही अभी तो ऐसा भी नहीं है कि असल में लोगों की ये धारणाएं रहती हैं कि विभाग वो नहीं करते, विभागों से मदद नहीं मिलती। असल में क्या, जब तक हमें भरोसा कायम करना है ताकि जब तक विभाग पे भरोसा ना हो जाए विभाग को कि आदमी काम करेगा, तब तक विभाग मदद बाकी नहीं करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने देखा है। और जब से हम काम करना शुरू करते हैं, उनको लगता है हाँ काम हो रहा है, तो उसके बाद वो सबसे पहले आपको पूछते हैं कि हाँ, इस तरह की चीजें हैं, क्या आप करेंगे? बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो किसी की चीज के साथ लगना बहुत जरूरी है। तो अभी योजनाओं की कोई कमी नहीं। जैसे हम देखते हैं अभी तक सेब की सघन बागवानी पे जो काम हुआ है, शुरुआत में जब योजना चली हाई डेंसिटी फ्रूट स्टॉक एप्पल पे, तो उसमें क्या था, 20 नाली 10 नाली का यही दो थे, या 10 नाली पे करो या 20 नाली पे करो। अब जी, जी। पहाड़ों में छोटे किसान है, इतना पैसा तो है नहीं कि एक साथ 12 लाख 6 लाख या फिर सब्सिडी काट के अगर 2 लाख 2.5 लाख देना होता है, तो इतना पैसा तो जेब में मुमकिन नहीं होता है। तो जी, जी, उसी जी। को फिर संशोधित अभी क्या 2 नाली से स्टार्ट कर दिया। अगर 2 नाली का भी किसान है तो वो 80% सब्सिडी पे वो उस योजना का लाभ ले सकता है, सघन सेब की सघन बागवानी में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरीके से कीवी में भी है। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अभी तो क्या, सेब भी इस तरह से डिजाइन कर दिया कि लो हाइट से लगभग 1200 मीटर की हाइट से आप सेब उगा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा। स्टॉक का सबसे बड़ा फायदा ये कि दूसरे साल से फल आपको मिलना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ सैंपल आपका आना शुरू हो जाता है। मतलब जो पैसा लगा है, 700 रुपए का जो पेड़ पे खर्चा हुआ है, तो वो दूसरे साल से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की सारी चीजें हैं। तो जैसे ना हम आमतौर पर देखते हैं, अपना मोबाइल रोज अपडेट होता है, लगभग लगभग हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आदमी फोन अपडेट कर लेता है कि फोन हैंग हो रहा है, इसको आप अपडेट कर लो या ऐसा कर लो। तो इस तरीके से हमें खुद अपडेट होने की जरूरत है आज के दौर में, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। और कुछ जो भी कुछ नया हो रहा है, नया मार्केट ढूंढना है, वो सारी चीजों के लिए हमें अपडेट होने की जरूरत है आज, तभी कुछ हो पाएगा आगे। बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको बता दिया है कि भाई विभागीय योजनाएँ भी तभी मिलेंगी जब आप ग्राउंड में कुछ करेंगे। विभाग भी आपकी बात जी। तभी सुनेंगे जब वो देखेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ इस किसान ने अच्छा किया है, तभी वो आपको आपके पास खुद चल के आएँगे। ऐसा बेगामूमन देखा गया है। तो बेसिकली हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बट उनको कहीं न कहीं प्रैक्टिकली अगर जब तक ग्राउंड में नहीं उतारेंगे तब तक सहयोग की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं और कहीं न कहीं भाई ये है कि कुछ ना कुछ तो अपने आप से करना ही पड़ेगा तभी जाके और चीज़ों से भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और विभागों की से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा सहयोग करें बेसिकली। तो मनमोहन जी अभी आपने वैसे तो इस बारे में पहले बताया है पर मैं थोड़ा-सा ओवरऑल इसमें जानना चाहूँगा। आपका पलायन पे क्या बेसिकली पलायन के लिए क्या विचार हैं? इससे जुड़े हुए हमारे जो मुद्दे हैं कि कहीं न कहीं हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में जो अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, जो ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। पलायन आयोग की रिपोर्ट भी है कि भाई मतलब क्यों लोग बेसिकली आजीविका है उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह। तो हम लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो बेसिकली आप किस तरह से सोचते हैं इसको और युवाओं के लिए किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि भाई वो कैसे अपने आजीविका पहाड़ों में कर सकते हैं? जी। तो जैसे आपने कहा पलायन के बारे में, मैं मतलब एक चीज है, ये मैं एक वाक्य पे बोलूंगा कि पहले शुरुआत में, पहले क्या था, जरूरतें तो आज भी गांव में पूरी हो जाती हैं। आजकल आदमी शौक पूरा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि गांव में संभावनाएं हैं, जरूरतें पूरी पूरी हो जानी है गांव में, ये तय है। तो आज आदमी शौक पूरे करने की होड़ में है।
कहीं न कहीं। और दूसरा एक चीज़ मैंने जो महसूस किया है अपने इस सारे काम-काज के दौरान, कि हमारी सबसे बड़ी है हमारी मानसिकता और हमारे परिवार की मानसिकता या समाज की मानसिकता कहें। तो उसमें होता क्या है, हमने बचपन से पढ़ाई करी तो केवल दिमाग पे क्या है, एक ही चीज़ डाली, पढ़ाई करनी है, उसके बाद नौकरी करनी है। चाहे वो पहली प्राथमिकता रहती कि सरकारी नौकरी हो, सरकारी नहीं तो कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी हो, तो नौकरी करनी है। तो हमारे दिमाग पे केवल एक चीज़ सेट है कि केवल नौकरी करनी है। जिस तरीके से किसी बंदूक की गोली का टारगेट सेट होता है, तो उसको वो जहाँ जाए वहीं जाएगी। तो इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि अगर परिवार की मानसिकता इस तरीके से ना कुछ उद्यमिता की ओर भी बच्चों को उजागर किया जाए, उनके दिमाग में कुछ ऐसा भी डाला जाए कि यार इस क्षेत्र में कुछ करो, असल में खेती के क्षेत्र में कुछ बेहतर करो। अगर मेरा ये मानना है कि अगर युवा पीढ़ी को ये भाग-दौड़ अगर समय पे दी जाए, स्कूली शिक्षा के साथ-साथ ही दिया जाए कि खेती करना है या फिर इस क्षेत्र को डेवलप करना है। असल में किसी के पास 10 नाली है, किसी के पास 20 नाली है, कहीं न कहीं एक समय के बाद वो पूरी बंजर छूट रही है। तो मेरा ये मानना है कि एक जैसे किसी भी घर में 2 भाई होते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, दोनों को ही ये जानकारियाँ होनी चाहिए कि गाँव है तो इस उसके ज़मीन से जुड़ी प्राथमिक जो बुनियादी जो जानकारियाँ हैं, जो बुनियादी तौर-तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उनके दिमाग में ये भी फिट होना चाहिए कि एक ना एक को घर रुकना है। अगर 2 भाई हैं तो उनको एक का ये तय होना चाहिए कि एक अगर जो पढ़ाई-लिखाई में अच्छा है, जो बेहतर कर सकता है, वो बाहर जाए बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर जाए, पैसा कमाए, एक घर को देखे जो घर को भी मदद करे और साथ में जो ज़मीनें हैं वो बंजर ना पड़े और उससे भी बेहतर हो। तो उससे होगा कि पलायन भी रुकेगा और साथ में लोगों का जो ज़मीन के साथ जो लगाव है वो भी बना रहेगा। तो ये चीज़ें हर किसी में डालनी चाहिए और नई पीढ़ी के बच्चे हैं और युवा हैं, अगर उनको ये भागदौड़ दी जाए, अगर मुझे तय हो जाए कि मेरे पास केवल 10 नाली ज़मीन है, मेरे को इसी से करना है, तो मैं कहीं न कुछ नए-नए तौर-तरीके खोजूँगा। साफ-सी बात है क्योंकि मुझे उसी से जब करना मुझे नौकरी करनी नहीं है, तो मैं उसी से कुछ न कुछ अर्जन करने का सोचूँगा, उसी में कुछ बेहतर करने का सोचूँगा, तो तभी जाके कुछ अगर हर घर से ये मॉडल आ जाए, हर घर से एक आदमी रुकना शुरू हो जाए, तो उससे होगा क्या 10 लोग हैं, 10 लोग जहाँ मिलके काम करेंगे, तो वहाँ कुछ परिणाम कुछ बेहतर निकल आएँगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो बेसिकली आपने पूरा समराइज़ किया है और कहीं न कहीं हमारे जो युवा हैं, उनको भी एक संदेश मिला है भाई कि हमारी जो मानसिकता है वो कहीं न कहीं वो नौकरी की तरफ जाने की होती है कि भाई हम पढ़ाई-लिखाई करने के बाद कहीं न कहीं नौकरी करना है। कभी नहीं मतलब हम लोगों ने भी जब पहाड़ों में हम लोग इंटर वगैरह किया था तो हमें भी बोला गया कि भाई जाओ मतलब घर से ही मतलब मानसिकता ही ऐसी बनी है, माहौल ही ऐसा बना है, पूरा समाज का ही माहौल ऐसा बना है हुँ, कि भाई सिर्फ़ नौकरी की तरफ जाना है। कभी उद्यमिता की तरफ मतलब का रुझान नहीं रहा, ना किसी ने की तरफ बोला न परंतु आज जब आप लोग मतलब बेसिकली मैं बोलता हूँ कि हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे उत्तराखंड के नींव का पत्थर है। बहुत कम है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप लोगों के वक़्त तक आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनको लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि भाई हमारे जो उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान हैं, वो कहीं न कहीं आज हमारे उत्तराखंड के लिए नींव का पत्थर है, वो हमारी फाउंडेशन है। और वो फाउंडेशन मजबूत मतलब पहले से ही है, उसके ऊपर बस अब हम लोगों को बिल्डिंग खड़ी करनी है। बिल्डिंग खड़ी करने का मतलब हमारे जो युवा हैं, हमारे जो लोग नेतृत्व में हैं, हमारे जो लोग बाहर पलायन कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं अभी तुरंत हमने ये नहीं बोलते हैं कि आप तुरंत आ जाइए, आप 5 साल बाद आइए, आप 10 साल बाद आइए, परंतु वापिस आइए और अपने गाँव में कुछ स्टार्ट करिए। जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि किसी के 2 भाई हैं, तो वो एक भाई कम से कम गाँव में रुके और एक भाई को जाना है तो वो जाए और वो देखे। दूसरा आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को हाइलाइट किया है कि हमारे यहाँ पे देखा-देखी है। गाँव में बिल्कुल, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हमारे पास इतने प्राकृतिक संसाधन हैं, जंगलों से हमारे पास मतलब बहुत सारी सब्जियाँ हैं, जो जंगली सब्जियाँ हैं। बहुत सारे जंगलों में ऐसे उत्पाद हैं जो बिल्कुल, लिंगड़ी वगैरह हो गया। तो हम लोग अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जंगल भी हमें बहुत कुछ देता है, हिमालय के जंगल जो हैं, वो हमें हमें जीवन जीने के लिए बहुत पर्याप्त वहाँ पे हमारे बहुत सारे कंदमूल हैं जो आपने खीरा वगैरह देखा होगा, तिमला, बेडू बहुत सारे ऐसे बिल्कुल। फल हैं। तो मतलब आदमी उनको खा के भी रह सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप भूखे मर जाओगे पहाड़ों में रह के।
बिल्कुल। पूरी ज़रूरत भी हो सकती है। परंतु आपने जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बोला है, इम्पोर्टेंट बात बोली है, देखा-देखी में जा रहे हैं, अपने शौक मिजाज पूरे करने के लिए जा रहे हैं। और ये मैं पलायन आयोग की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत कम परसेंटेज डाला है, परंतु ये डाला है कि एक-दूसरे की देखा-देखी में पलायन हो रहा है। तो ये मतलब कहीं न कहीं आपने जी, बिल्कुल जी। बात बताई है कि भाई हमारा युवा है जो या हमारे लोग हैं, तो कहीं न कहीं देखा-देखी में भी जा रहे हैं। तो वो भी कि हमारे बगल वाला भाई देहरादून में रह रहा है, बिल्कुल, तो हम भी देहरादून में रहेंगे। हमारा बगल वाला हल्द्वानी में रह रहा है, नैनीताल में रह रहा है, तो हम भी जाएँगे अपने बच्चों को लेके। तो वो बिल हो रहा है कि भाई देखा-देखी हो रही है। तो वो कहीं न कहीं अच्छा नहीं है भविष्य के लिए, बिल्कुल, मेरा आने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो सही नहीं है। जी, 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 मेरा तो ये भी मानना है, मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे गाँव से कोई पढ़ लिख के जो पढ़ाई-लिखाई हमने ली है, जिस गाँव में हमने जन्म लिया, जहाँ हम रहे हैं, जहाँ हम जिस परिवेश में ढल चुके थे, तो वहाँ से जब हम बाहर निकलते कुछ बड़ा कर लेते हैं, कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बड़ा अधिकारी बन गया। मेरा ये मानना है कि अगर हमने वो पढ़ाई-लिखाई करके वो पढ़ाई-लिखाई अपने गाँव के ही काम नहीं आए, तो वो किसी काम की नहीं है। कि बिल्कुल, अगर हम मेरा मैंने इसको भी अध्ययन किया, जैसे हम स्कूली शिक्षा देखते हैं आज के तौर पर, जैसे हमको जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, तो हमारे शिक्षकों के सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। उससे कोई ऐतराज नहीं है, कोई कहीं पढ़ा है, लेकिन होता क्या है ना, अगर हम लोग जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिसे हम बुद्धिजीवी लोग जिसे समझा जाता है, अगर वो भी गाँव में आके पढ़ाई कराएँ, तो उससे होगा क्या ना, जब अपने बच्चे हैं, तो वो शिक्षा का स्तर जो है गाँव का, वो आराम से सुधर जाएगा। और वो बेहतर हो जाएगा। मैंने जो महसूस किया प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैसे हम गाँव के स्कूल में एक शांत माहौल है, शहरों में भी स्कूल होते हैं, दिन भर शोरगुली है। लेकिन जो गाँव में अगर वो चीज़ें बेहतर तरीके से किया जाए, चाहे कंप्यूटरी शिक्षा हो, सारी चीज़ें स्कूल के साथ-साथ में बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कहने की नहीं है, वो थोड़ा-सा अलग लगता है, लेकिन चीज़ें अगर इस तरीके की चीज़ को अगर समझ जाए आदमी, तो वो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएँ निकल सकती हैं। बिल्कुल, आपने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दी है और उसको हाइलाइट भी किया है कि भाई जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कहीं न कहीं हमारे उत्तराखंड के बहुत ऐसे लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी पोस्टों पे हैं और बहुत अच्छे जी, लेवल पे हैं वो। तो कहीं न कहीं उनको भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है और हमारे आज युवाओं ने आपको मैसेज दिया है कि भाई आप लोगों को भी कहीं न कहीं उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है, आप आज डायरेक्टर हैं, तो इसकी गारंटी थोड़ी नहीं है कि आपका बच्चा भी डायरेक्टर होगा कहीं का। या आप किसी इंस्टीट्यूशन के सीईओ हैं या किसी कहीं के मैनेजर हैं या कहीं के प्राचार्य हैं या कहीं के मतलब कुछ भी कुलपति हैं या जो भी हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी अपने गाँव को संजोने के लिए कुछ पहल करनी पड़ेगी। आपके भी पैतृक गाँव होंगे कहीं न कहीं। तो ये मैसेज सभी के लिए है कि भाई हम लोगों को सबको उत्तराखंड के बारे में सोचना पड़ेगा और जो लोग सक्षम हैं, हम लोग उनको लिए ज़्यादा बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो लोग सक्षम नहीं है, उनको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं ना। उनको तो हम राय दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, परंतु जो लोग सक्षम हैं, जो लोग आज अपने गाँव में एक छोटा-सा कुछ ना कुछ सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में हो या पलायन रोकने के लिए हो, वहाँ पे गाँव के 3 लोगों को, 2 लोगों को, 5 लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कहीं न कहीं वो आगे जाके बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा उस गाँव के लिए। वो 3 बच्चे भी अगर गाँव में रुक गए ना, तो वही बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करेगा। तो मनमोहन जी बहुत सुंदर जी, आपके बिल्कुल। साथ जो बा ये चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, अगर इस दिशा पर अगर लोगों की मानसिकता जाए, केवल ऑफ़िसों तक वो दिमाग ऑफ़िस में ही बंद ना हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आपके साथ जो अभी हमारी पूरा वार्तालाप हुआ, एक उसका बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आ रहा है और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि भाई हम लोग एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं पहाड़ों में और वही सक्सेस हो सकता है क्योंकि हमें साल भर इनकम भी चाहिए। दूसरा, बिल्कुल। हम लोगों के जो युवा हैं, उनके लिए आपने क्लासिकल एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया है। मनमोहन सिंह जी ने अपने ओखलकांडा ब्लॉक में नैनीताल में। तो कहीं न कहीं लोग वहाँ पे अगर विज़िट करने कोई आना चाहे तो नैनीताल से कैसे आना है थोड़ा बताएँगे? जी, तो नैनीताल से आ सकते हैं वो।
बेसिकली मतलब रूट कौन सा वाला रहेगा? रूट रहता है ये चंपावत वाला, लोहाघाट चंपावत वाला रूट रहता है, जो मेन मेन हाईवे रोड है जो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मैं ऐसा पर्सनली आपसे मिलने भी आऊँगा आपके फार्म पे, आपसे वहाँ पे जी लाइव इंटरव्यू भी लूँगा, जब आपके मतलब जो सीज़न अच्छा रहेगा, जब फ्रूट्स वगैरह भी रहेंगे, आपका फार्म अच्छा डेवलप रहेगा, तो वो जी जी लोग जब उसको देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रेरित होंगे। ये जी जी प्रारंभिक मैंने पहले भी कहा था, तो हमारे मतलब प्राइमरी मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था, हम लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी था, हम लोग को कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। कहीं न कहीं जी जो अभी पूरे उत्तराखंड मैंने जैसे आपको बोला है कि हम लोग के जो प्रगतिशील कृषक हैं, वो कहीं न कहीं नींव का पत्थर हैं, तो उनको जी आइडेंटिफ़ाई करके उनका एक नेटवर्क क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सारे जी इंस्टीट्यूशन ने किया भी होगा, परंतु जी कहीं न कहीं हम लोग अब जब उनसे रूबरू हो रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, बहुत सारे किसान आपको देखेंगे, तो कहीं न जी कहीं उनको एक प्रेरणा मिलेगी। हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, जो अभी कृषि में, पशुपालन में उद्यान में, फ़ॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद या जो नॉन टेक्निकल भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जो जिन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई की है, जो नॉन टेक्निकल बिल्कुल आदमी भी हैं, हमारे ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, हमारे ज़्यादातर जो किसान हैं वो नॉन टेक्निकल हैं, रियली। बिल्कुल तो नॉन बिल्कुल टेक्निकल आदमी में ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो नॉन बिल्कुल मतलब जो हमारे बीए करे हुए हैं, बीटेक करे हुए हैं, एमबीए करे हुए हैं या जो जी नॉर्मल इंटर पास भी हैं, तो वो बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। कि जी पर उसके लिए कहीं न कहीं एक स्पिरिट होनी चाहिए, उसके लिए कहीं न कहीं सोच होनी चाहिए कि भाई हमें अपने पहाड़ों में कुछ करना है और 2 से 3 साल में क्या जी मनमोहन 2 से 3 साल में एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं। प्रारंभिक मैं अभी 1 साल या डेढ़ साल नहीं 2 साल नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें तो बहुत जी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, परंतु 2 साल के बाद कुछ ना कुछ अगर आपने अच्छे से किया तो वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपको दिखेंगी कि उन उभर के आएँगी जी बेसिकली। बिल्कुल। इसमें है, अगर अभी ये वैसे ही मेरे दिमाग पे आया कि जैसे हमने अभी कहा ना कि हॉर्टिकल्चर को डिजाइन करना है, एग्रीकल्चर को डिजाइन करना है, ऐसे ही हमें हर गांव को अपने जो शिक्षा है उसको भी डिजाइन करना पड़ेगा। कि जैसे हमने कहा कि कोई ग्रेजुएट है और कोई एग्रीकल्चर क्षेत्र से कोई पढ़ा लिखा है, तो उसमें क्या है, कोई कोई फलों से संबंधित पढ़ाई करके आता है गांव को, ये डिजाइन करना पड़ेगा कि किसको भेजना है, कौन सेलेक्ट होता है। किसी ने बागवानी के क्षेत्र में महारत हासिल करी, किसी ने पशुपालन में महारत हासिल करी, किसी ने फसल उत्पादन में करी, किसी ने दलहन में, किसी ने मसाले में। तो इस तरीके से कुछ 4 5 6 युवा अगर हर गांव से अच्छी शिक्षा अगर लेके आते हैं, और किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट पे किया है, किसी ने मार्केटिंग उस पे किया है, तो उससे क्या होगा कि अगर इस तरीके से युवा, अगर यही युवा वहीं पढ़ के अपने गांव आ जाएं और फिर सेटअप शुरू करें, तो एक बहुत जबरदस्त परिणाम आ सकता है। बिल्कुल, बहुत ही गज़ब बात आपने बताई है कि भाई हमारे हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, हमारे युवाओं ने जो पढ़ाई की है, उसको अगर हम लोग अपने गाँव के हिसाब से उसको डिज़ाइन करें और उसको प्रैक्टिकली अपने गाँव में करें। हम सिर्फ़ ये नहीं बोलते हैं कि आप एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड सेक्टर में आइए, आप पलायन रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग जो हमारे पुराने तरह के मकान हैं जो हमारे पठाली के मकान हैं या जो पुरानी हमारी शैली है मकानों को बनाने की, अगर उसको ही परफेक्ट ढंग से कर दिया जाए तो आजकल लोग पहाड़ों में इस तरह के मकान बनाने के लिए सोचते हैं, सीमेंटेड मकान को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, तो वो भी हो सकता है। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जा सकते हैं, तो अपने गाँव में बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए एक सोच होनी चाहिए कहीं न कहीं कि भाई उसके लिए ग्राउंड में काम करने के लिए एक स्पिरिट होनी चाहिए, जैसे हम लोग हमेशा ही बोलते हैं। तो जी मनमोहन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहीं न कहीं हमारी जो सोच है देखिए हम लोग जब आपस में जो सभी युवा हैं, हम मिल के अगर कुछ इनिशिएटिव लेंगे बेसिकली छोटे इनिशिएटिव लेने से ही आगे बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो प्रोग्राम है द पहाड़ी कृषि द्वारा जो संपादित हो रहा है, जो हम लोग इसको कर रहे हैं पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम। तो बेसिकली इसका उद्देश्य ही वही है कि हमारे लोगों को, हमारे प्रगतिशील कृषकों को जैसे आप नैनीताल के हैं, तो नैनीताल में आप काम कर रहे हैं, तो हमारा उत्तरकाशी का किसान भी आपको देखे, आपको जाने, हम लोग आपका नंबर भी शेयर करेंगे, तो अगर उनको कुछ बात करनी है, तो वो आपसे बात भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं बिल्कुल आपस में किसान कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से किसान जब आपस में कनेक्ट होंगे, तो एक बहुत जी बड़ा एक नॉलेज सिस्टम बनेगा।
हमारा बिल्कुल। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम बोल सकते हैं उसको, इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम सिस्टम बोल सकते हैं कि भाई आपका ज्ञान का फ़ायदा दूसरे किसान को होगा, दूसरे किसान का ज्ञान का फ़ायदा आपको होगा। तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट नेटवर्क बनेगा, बहुत अच्छा नॉलेज सिस्टम का नेटवर्क बनेगा। तो वही एक सोच है और वो ज़रूर सार्थक होगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना फार्म डेवलप किया है, आपने बहुत अच्छे से उसको बताया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो। कि आपने इतने मतलब क्योंकि किसान के पास समय नहीं होता है बेसिकली और आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला है। अपनी बातों को जन-जन तक पहुँचाया है। आपने हर वर्ग को टारगेट किया है। आपने हर वर्ग को समझाने की कोशिश की है कि भाई युवा वर्ग कैसे समझे, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कैसे समझे। तो मतलब भाई ये संदेश है। 10 लोगों को बातें बुरी लगेंगी तो उसमें से हमारे 2 लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको अच्छी भी लगेगी और वही वही चाहिए हमें। हमें वही 2 लोग चाहिए जो बदलाव ला सकते हैं, जी, जो हमारे बदलाव के सारथी बन सकते हैं। तो जी। वही उन्हीं उन्हीं तक ये मैसेज पहुँचाना था बेसिकली उन्हीं के माइंड में स्पार्क क्रिएट करना था। तो वो कहीं न कहीं होगा और इसको हम लोग सतत जारी रखेंगे। बहुत सारे किसानों को कनेक्ट करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप उनको कवर कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं, लगता है आप बस से एक ही पंक्ति बोलूँगा, मैं सभी को बोलूँगा कि आप कल्पना करिए, अगर आप जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, वो चीज़ सार्थक हकीकत में हो सकती है। अब बस केवल कल्पना करने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर, बहुत ही गज़ब बात आपने लास्ट में बोली है कि भाई कहीं न कहीं अगर हम लोग जब उस तक उसके कल्पना नहीं करेंगे तो वो कहीं न कहीं हम लोग उसको ग्राउंड में नहीं उतार पाएँगे। तो अपने माइंड में कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में पहाड़ी किसान संवाद कार्यक्रम में आप पूरे जो पर्वतीय कृषि संवाद कार्यक्रम है उसमें सारे किसानों को आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा और हम लोग इसपे आगे आने वाले समय में विश्लेषण भी करेंगे। आपसे हम लोग जब 2 साल बाद, 5 साल बाद फिर से मिलेंगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ें देखेंगे कि भाई इस प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट आ रहा है बेसिकली फील्ड में और अ, आपके आस-पास के युवा भी इससे प्रेरित होंगे कि भाई हमारे गाँव में, हमारे पास में हमारे किसी भाई ने ऐसा एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया है। वैसे तो आपका यूट्यूब चैनल है हाँ, वो चीज़ रह गई थी थोड़ा-सा यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए? बस उसका मेरा मेन उद्देश्य ये था कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा कुछ वो नहीं था उसका कोई दिमाग पे ऐसा नहीं आया बस एक बार ऐसे ही ख्याल आया कि यार जो कुछ चीजें जानकारियां हैं अगर वो कुछ साझा हो जाएं कुछ में से कुछ एक दो लोगों को भी उसका फायदा मिल जाए तो क्यों ना ऐसा किया जा सकता है तो मैंने क्रिएट किया उसमें कुछ मशरूम से रिलेटेड कुछ सेव के साथ कुछ कीवी के संबंध में कुछ मधुमक्खी पालन के संबंध में कुछ टमाटर के संबंध में कुछ मौन पालन के संबंध में इस तरीके से कुछ कुछ जानकारियां मैं बीच बीच में जो मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल बनता है तो मैं शेयर कर देता हूँ उसमें तो वो एमजी हिल्स ऑफ करके चैनल है तो वो मैंने किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। बेसिकली आप ने जहाँ पे भी ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं। आपने जो प्रैक्टिकल फार्म में कर रहे हैं, उसको बताते हैं। तो कहीं न कहीं आज ऐसा लगता है कि फार्मर को डिजिटल मोड में जाना चाहिए। हर किसान बिल्कुल। का एक अच्छा यूट्यूब चैनल होगा, तो उससे कहीं न कहीं भाई उसके फार्म पे क्या हो रहा है, लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी, लोग प्रेरित होंगे। वो मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और फ्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली जी इसको बोल सकते हैं। अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है आज की जिंदगी में अपग्रेडेशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमको हर क्षेत्र के हिसाब से मार्केट के हिसाब से डिमांड के हिसाब से आदमी के मानसिकता के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा चीजों को कौन किस तरीके से समझना चाहता है उसको उस हिसाब से समझाना की बहुत जरूरत है आज। बिल्कुल, बहुत मतलब सही बात बोली है आपने। तो कहीं न कहीं हम जब ये वीडियो शेयर करेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भी डालेंगे तो लोग आपको अगर संपर्क करेंगे एमजी हिल्स के नाम से तो वो आपका वीडियो देख सकते हैं, आपको जी कहीं न कहीं आपको फ़ॉलो कर सकते हैं कि भाई आगे आने वाले समय में आपका क्या प्लानिंग है और आपसे कैसे वो इंस्पायर हो सकते हैं। तो बहुत-बहुत जी धन्यवाद मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी चर्चा रही है और आगे हम ज़रूर मिलेंगे और मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगा आपके फ़ार्म पे भी। जी तो बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।